नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारे बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान जो पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था, जो क्षेत्रीय शक्तियों का विकास हम पढ़ रहे हैं, जो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात और बाबर के भारत आगमन तक 1526 ईस्वी तक जो प्रांतों में जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है, जब केंद्रीय सत्ता निर्बल हो जाती है, तो उसमें हमने बंगाल प्रांत को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ रहे हैं गुजरात प्रांत को। गुजरात प्रांत की बात करें तो वैसे मैंने आपको बताया कि 1025 ईस्वी में सबसे पहले गुजरात पर मुस्लिम आक्रमण होता है। वो सोमनाथ का आक्रमण होता है। सोमनाथ मंदिर जो शिव जी का मंदिर होता है उसे लूटा जाता है मोहम्मद गजनवी के द्वारा। और उस वक्त बात करें तो चालुक्य शासक था, भीम द्वितीय वहाँ शासन कर रहा था। उस समय की घटना, उस समय के पश्चात गुजरात प्रांत है जो मुस्लिम आक्रमणकारियों की नज़र में आ जाता है और वहाँ पे से प्राप्त हुई अपार धन संपदा की वजह वह चर्चित हो जाता है। और मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा बार बार ये प्रयास किया जाता है कि गुजरात राज्य को विजित किया जाए या इस पर आक्रमण किया जाए। 1297-98 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गुजरात पर अधिकार कर लिया जाता है। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही गुजरात पर अधिकार किया जाता है। उसके मुस्लिम शासकों में उनके द्वारा अधिकार कर लिया जाता है और उसके पश्चात निरंतर मुस्लिम शासकों के द्वारा गुजरात पर शासन किया जाता है। अब बात करते हैं जब फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1388 ईस्वी, 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक उनके द्वारा शासन किया जाता है। तो 1391 ईस्वी में जो जफर खान नाम के व्यक्ति है, उनको है जो गुजरात का सूबेदार बना दिया जाता है, क्योंकि केंद्रीय सत्ता जो दिल्ली की होती थी, दिल्ली सल्तनत के अधीन ही गुजरात का प्रांत आता था, उसे वहाँ का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है। जब तैमूर का आक्रमण होता है 1397 ईस्वी में, उस वक्त जो फैली अराजकता और अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए जफर खान के द्वारा अपने को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया जाता है और दिल्ली की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया जाता है और वह सिंहासन पर बैठ जाता है। मुजफ्फर शाह नाम की उपाधि धारण करके वह सिंहासन पर बैठ जाता है। उनके पश्चात बात की जाए तो उनके पश्चात उनके जो नाती हैं अहमद शाह प्रथम, उनके द्वारा शासन किया जाता है, जिनका हमने कल की क्लास में जिक्र किया था। इनके नाती के द्वारा इन पर आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा मुजफ्फर शाह को जहर देकर इनकी हत्या कर दी गई और सिंहासन पर अधिकार कर लिया गया। मुजफ्फर शाह प्रथम की बात करें तो अहमद शाह प्रथम की बात करें तो अहमद शाह प्रथम के द्वारा ही जो अहमदाबाद वर्तमान गुजरात की राजधानी है, उसे इनके द्वारा ही बसाया गया है और इनके द्वारा ही अहमदाबाद में जामा मस्जिद बनाई गई थी। और A.L. श्रीवास्तव ने बताया है कि गुजरात में जो मुस्लिम शासकों में सर्वाधिक श्रेष्ठ, योग्य और विद्वान जो शासक रहे वह अहमद शाह प्रथम ही रहा। हालांकि ये धर्मांध शासक था, इनके द्वारा जो हिंदुओं पे जजिया कर लगाया दिया गया था और मुस्लिम जनता के अलावा जो अन्य जनता थी, अन्य धर्मावलंबी हिंदू जनता, इन पर इनके द्वारा अत्याचार किया जाता है, जिनके बारे में हमने कल अध्ययन किया। जो 1411 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक शासन किया जाता है। अब इनके बाद बात करते हैं तो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह नाम के व्यक्ति गुजरात के सुल्तान बनते हैं। अहमद शाह प्रथम की बात करें तो ये काफ़ी जो योग्य और प्रतिभाशाली शासक थे, लेकिन गयासुद्दीन मोहम्मद शाह की बात करें तो इनमें सैन्य गुणों का अभाव देखने को मिलता है और ये साधारण प्रवृत्ति के इंसान थे और इनके द्वारा जो इतनी प्रतिभा और इसमें योग्यता देखने को नहीं मिलती है। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के द्वारा इनके द्वारा कुछ समय के लिए शासन किया जाता है और इन्हें करीम भी कहा जाता है। करीम का मतलब होता है दयालु और उदार प्रवृत्ति वाला शासक किसे कहा जाता है? गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को कहा जाता है। और इन्हें जरबख्श भी कहा जाता है। ये जो अपनी जनता के प्रति इनका जो उदार भावना इनके हृदय में थी और इन्हें जरबख्श इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इनके द्वारा स्वर्ण दान करने वाला, यानी इनके द्वारा सोने का दान खूब किया जाता था। गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को दो उपनामों से जाना जाता है, करीम और जरबख्श से। हालांकि इनमें सैन्य गुणों और सैन्य योग्यता का अभाव पाया जाता है। इनके पश्चात बात करें तो कुतुबुद्दीन और दाऊद दो व्यक्ति शासक होते हैं और ये नाम मात्र के शासक होते हैं। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान जो गुजरात प्रांत में देखने को नहीं मिलता, कुछ समय के दौरान ही शासन किया जाता है। उसके पश्चात जो सबसे चर्चित शासक होता है और गुजरात में जो काफ़ी योग्य और प्रतिभाशाली शासक की बात करें तो वह महमूद बेगड़ा होता है, जिनके द्वारा 1458 ईस्वी से लेकर
1511 ईस्वी तक शासन किया जाता है। 1511 ईस्वी तक इनके द्वारा शासन किया जाता है और निरंतर 53 वर्षों से सर्वाधिक लंबे समय में इनके द्वारा शासन किया जाता है। ये गुजरात के काफ़ी चर्चित शासक रहते हैं और महत्वपूर्ण शासक रहते हैं। इनके द्वारा गुजरात प्रांत में काफ़ी योगदान और भारतीय राजनीति में अगर बात करें तो इनका काफ़ी महत्वपूर्ण जो रोल रहता है। और हालांकि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से देखे जाए तो महमूद बेगड़ा से संबंधित कई क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम विस्तृत रूप से अब महमूद बेगड़ा के बारे में जानेंगे क्योंकि इनका राजनीति में बहुत अच्छा योगदान यहाँ रहता है गुजरात प्रांत में। और हमेशा से गुजरात प्रांत की बात करें तो भारतीय राजनीति में इसका गुजरात प्रांत का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा ही रहा है, चाहे गुर्जर प्रतिहारों से लेकर चाहे शकों का जो शासन गुजरात में रहता है। तो ये प्रांत हमेशा से ही जो राजनीति का केंद्र रहा है गुजरात में। तो उस समय की बात करें तो महमूद बेगड़ा शासक बनते 1458 ईस्वी से लेकर 1511 ईस्वी तक और इनके द्वारा 53 वर्षों तक शासन किया जाता है। ये महमूद बेगड़ा कौन थे? ये महमूद बेगड़ा यही अहमद शाह है प्रथम, जिसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था। इसके पौत्र थे। कौन थे ये? पौत्र यानी इसके पोते थे। ये इसके लड़के का लड़का था अहमद शाह प्रथम का। और अहमद शाह प्रथम भी काफ़ी योग्य और प्रतिभाशाली शासक रहता है और इनके द्वारा तो अहमदाबाद नगर की स्थापना की जाती है जो वर्तमान में गुजरात की राजधानी। और गुजरात प्रांत को भी आप भली भांति जानते होंगे। गुजरात प्रांत के वर्तमान जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माननीय और वही गुजरात प्रांत से ही बिलोंग करते हैं, वहीं से आते हैं। तो उसके पश्चात बात करें तो ये महमूद बेगड़ा शासक बनता है। ये महमूद बेगड़ा शुरुआती दौर में इनका नाम नहीं होता है, ये नाम बाद में प्रचलित होता है। तो बात की जाए तो ये अहमद शाह प्रथम का पौत्र था और इनका नाम जो सबसे पहले बात करें तो इनका फतेह खां नाम था। फतेह खां है जो महमूद शाह की उपाधि धारण करके सुल्तान बनते हैं। जो नाम होता है प्रचलित नाम होता है उसको छोड़कर जब कोई शासक बनता है, जब कोई राजा बनता है तो उनके द्वारा नए नाम के साथ जो सिंहासन हासिल किया जाता है वो सिंहासन पर बैठते हैं। तो हर ये जो प्रचलन रहता है कि सामान्य नाम से हटकर जब दूसरा नाम उनके द्वारा रखा जाता है शासकों के द्वारा जब वह राजा बनते हैं तो ये उपाधि जो फतेह खां के द्वारा महमूद शाह की उपाधि धारण की जाती है और वह गुजरात के सिंहासन पर बैठ जाता है। उसके पश्चात बात करें तो गुजरात के सिंहासन में बैठने वाले शासकों में महमूद बेगड़ा काफ़ी योग्य प्रतिभाशाली और चर्चित व्यक्ति रहते हैं और इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है गुजरात के शासकों में। और इनका दीर्घकालीन जो शासनकाल रहता है 53 वर्षों का शासनकाल इनके समय रहता है। तो इन 53 वर्षों के कार्यकाल में इन्होंने गुजरात की स्थिति को काफ़ी सुदृढ़ किया और गुजरात के क्षेत्र का अपने राज्य का खूब विस्तार किया और प्रांतीय जो नज़दीकी पड़ोसी राज्य है उनको जीतने का प्रयास निरंतर किया गया इनके द्वारा और विदेशी शक्तियों से भी लोहा लिया गया। उस समय की बात करें तो भारतीय में जो पुर्तगालियों का उसी समय आगमन हुआ था, उसी दौरान बात की जाए तो पुर्तगालियों से सबसे पहले इन्होंने जो विदेशी खतरे को भांप लिया था और पुर्तगालियों के द्वारा संघर्ष हुआ और एक बार इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित भी किया। नाविक बेड़े को, उनके जहाजी बेड़े को इनके द्वारा पराजित किया जाता। जब ये गिरनार और चंपानेर जो गुजरात का ही क्षेत्र गिरनार है और चंपानेर है, तो ये चंपानेर की जब विजय इन्होंने जो यहाँ सैनिक अभियान करते हुए और यहाँ की विजय प्राप्त की तो उसी दौरान इनका नाम बेगड़ा पड़ता है और उसी नाम से ये जो प्रसिद्ध हो जाते हैं महमूद बेगड़ा के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध और इनके बारे में कई रोचक बातें भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके द्वारा सबसे पहले उस समय की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन इनके द्वारा बनाया जाता है। वर्तमान जो टर्की देश है, मिस्र है और जो फारस का क्षेत्र वर्तमान समय में बात करें तो ईरान का जो क्षेत्र है इसे ही फारस का क्षेत्र कहते हैं। तो फारस, मिस्र, तुर्की इन तीनों देशों के साथ इनके द्वारा जो कूटनीतिक संबंध और राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं और उन्हीं संबंधों द्वारा पुर्तगालियों के खिलाफ इनके सहयोग से कार्रवाई भी की जाती है। तो उस समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इनके द्वारा की जाती है। अब बात करते तो 1507 ईस्वी में इनके द्वारा जो मैंने बताया आपको पुर्तगालियों का जो विदेशियों का
जो सबसे पहले है जो विदेशियों का जो इन्होंने खौफ है, जो विदेशियों का जो इस तरीके से भारत में जो आगमन है, इसका विरोध इनके द्वारा ही किया जाता है। और इस विदेशी खतरे को सबसे पहले महमूद बेगड़ा द्वारा भांप लिया जाता है। महमूद बेगड़ा के द्वारा 1507 ईस्वी में पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और चोल बंदरगाह के पास की जाती है, जो दक्षिण भारत में स्थित है, केरल में। वहाँ पे इनके द्वारा जो पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुर्तगालियों के खिलाफ कार्रवाई में इनके साथ तुर्की के सुल्तान होते, टर्की के सुल्तान होते और कालीकट के हिंदू राजा है। इन तीनों ने आपस में मिलकर पुर्तगालियों को 1507 ईस्वी में पराजित कर दिया जाता है। जैसा कि आपको विदित होता कि 1498 ईस्वी में भारत में सबसे पहले जो समुद्री मार्ग के द्वारा कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। हालांकि हम कहते हैं ये थोड़ी कि स्पष्ट बात नहीं रहती है कि कई बार कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। भारत तो पहले से ही था, भारत की खोज करने वाली इसमें कोई बात नहीं थी। समुद्री मार्ग के द्वारा रास्ते की खोज की थी भारत के लिए वास्को डी गामा ने, कि भारत की खोज वास्को डी गामा द्वारा की जाती है। तो पुर्तगालियों के द्वारा धीरे धीरे भारत पे अपनी व्यापारिक कोटियाँ स्थापित की जाती है। तो उसी दौरान जो सबसे पहले बात की जाए, महमूद बेगड़ा के द्वारा इनका प्रतिरोध किया जाता है और विरोध किया जाता है और 1507 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया जाता है। हालांकि 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा पुनः है जो इन्हें पराजित कर दिया जाता है। किसको? महमूद बेगड़ा को पुनः पराजित किया जाता है और 1509 ईस्वी तक इनकी महमूद बेगड़ा की मृत्यु भी हो जाती है। अब बात करते हैं महमूद बेगड़ा के द्वारा मुस्तफाबाद नगर की स्थापना की जाती है। कौन से नगर की स्थापना की जाती है? मुस्तफाबाद। और अहमद शाह प्रथम के द्वारा अहमदनगर की स्थापना की जाती है। ये मुस्तफाबाद है। मुस्तफ़ा द्वारा आबाद जो नगर है इसे ही मुस्तफाबाद का अर्थ अगर इसका संधि विच्छेद तोड़ा जाए, मुस्तफ़ द्वारा जो आबाद है मुस्तफ़ा के द्वारा, उसे मुस्तफाबाद कहते हैं। अहमदनगर अहमदाबाद है, जो अहमद के द्वारा आबाद किया गया, बसाया गया, उसे अहमदनगर कहते हैं। ये तो थोड़े फारसी और जो बात की जाए उर्दू शब्दावली के शब्द है। तो मुस्तफाबाद नगर की स्थापना जो गिरनार है, गिरनार के पास कर दी जाती है। किसके द्वारा कर दी जाती है? महमूद बेगड़ा के द्वारा की जाती है। और इनका जो महमूद शाह भी कहा जाता है, महमूद शाह की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठे थे, अहमद शाह प्रथम के जो पौत्र थे। अब इनके बारे में कोई रोचक जानकारी दी जाती है। उस समय के तत्कालीन जो यात्रियों के द्वारा, जो विदेशी यात्री रहे, बारबोस और बोर्थेम, इनके द्वारा जो इनके बारे में बहुत महमूद बेगड़ा के बारे में रोचक जानकारी दीजिए। बारबोस क्या कहता है? बारबोस क्या कहता है? महमूद बेगड़ा को बचपन में ही क्या है, इसको जहर का सेवन करवाया जाता है। वह इतना जहरीला हो जाता है महमूद बेगड़ा कि उसके ऊपर कोई मक्खी बैठती है तो वह मक्खी मर जाती है। ये बारबोस के द्वारा वर्णन किया गया है। और उन्होंने बारबोस ने बताया है कि महमूद बेगड़ा इतना पेटू था, इतने खाने की उसे इतनी आदत थी कि रात को सोते वक्त वह अपने दोनों तरफ भोजन रख के सोता था और रात को नींद में ही भोजन को खा जाता था। ये इनके बारे में बताया गया बारबोस के द्वारा। और एक बोर्थेम नाम के व्यक्ति है, इनके द्वारा जो जिक्र किया जाता है, बोर्थेम नाम के व्यक्ति के द्वारा, इनके द्वारा बताया जाता है बेगड़ा की मूंछ इतनी लंबी थी जिन्हें वह सिर के पीछे बांधता था। ये कांबे के राजकुमार के बारे में जिक्र करता है। कांबा जो है गुजरात प्रांत में स्थित है, तो इसलिए ये जो इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया कि इन्होंने जो महमूद बेगड़ा के बारे में ही विवरण किया है। ये विदेशी यात्रियों उस समय के दौरान जो गुजरात प्रांत में आते हैं और महमूद बेगड़ा के बारे में इन्होंने कुछ लिखा है। तो बोर्थेम कहता है बेगड़ा की मूंछें इतनी लंबी थी कि सर के पीछे उन्हें बांधना पड़ता था। और कांबे के राजकुमार के भोजन में प्रतिदिन की बात करते हैं कि एक गधा प्रतिदिन को खा जाता था और एक मेंढक प्रतिदिन को खा जाता था। और वेसेलिस के कोई समुद्री जीव है संभवतः ये भी अपने भोजन में खा जाता। इतना वह खाने का इतना अधिक शौकीन था और इतना अधिक पेटू था, इतना भोजन वह खाता था। और 1509 ईस्वी में महमूद बेगड़ा की मृत्यु हो जाती है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने जो क्षेत्रीय शक्तियों के विकास के तहत जो मध्यकालीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं BE द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए, उसमें जो तुगलक वंश के पतन के पश्चात क्षेत्रीय शक्तियों का जो विकास होता है उसमें गुजरात प्रांत को हम पढ़ रहे हैं। गुजरात प्रांत के हमने 6 शासकों के बारे में पढ़ लिया। मूलतः इनमें 10 शासकों का जिक्र होता है। आगे की क्लास में हम 4 शासकों के बारे में और जानेंगे। 4 शासकों में बात की जाए तो 2 शासक इसमें निर्बल और अयोग्य होते हैं। उनके अलावा जो 2 शासक होते हैं, चाहे मुजफ्फर शाह द्वितीय है, बहादुर शाह, उनके बारे में हम ज़्यादा जिक्र करेंगे।
मुजफ्फर शाह द्वितीय है और बहादुर शाह जो अंतिम शासक होते हैं गुजरात प्रांत में स्वतंत्र शासक, उनके बारे में हम कल की क्लास में जिक्र करेंगे। तो आज की क्लास में हमने गुजरात प्रांत में जो शासकों की बात करें, मुजफ्फर शाह है, अहमद शाह प्रथम, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, दो शासकों को हमने पहले की क्लास में पढ़ा। इसके अलावा जो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह, कुतुबुद्दीन दाऊद और महमूद बेगड़ा के बारे में हमने आज अध्ययन किया है। मूलतः कल 4 शासकों के बारे में कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और किसी तरह की जिज्ञासा और उत्सुकता आप रखते हो तो भी आप पूछ सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।